और चलिए अब आपको ले चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में, और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग भी उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है। न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। दो 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज़ दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था, सबको न्योछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्योछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था, और वह भी तब जब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ आइए, और मुझको भी लगा था कि परिस्थिति वैसी है, तो उनके साथ चले गए। सब कुछ चल रहा था अपनी जगह, लेकिन बाद में चलकर जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी। उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी हर तरह से बिहार का अगला
मुख्यमंत्री कौन, तो सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी आम जनता सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। अब हमारे सामने रास्ता था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम चुपचाप बैठकर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुखदर्शक बनकर देखते रहते जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ दिया, मरोड़ दिया, या फिर हम सब लोग बैठकर कोई नया रास्ता लेते। चलिए आगे बढ़ते और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। सिंबल विवाद पर भड़के उद्धव का बयान, बीजेपी की शिवसेना को मारने की कोशिश की जा रही है। सुपारी देकर शिवसेना खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा बयान दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। सड़क से कोर्ट तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी, ये भी कहा है। त्याची टोटल मारून जर 2/3 करणार असाल तरी सुद्धा घटनेमध्ये असं लिहिलेलं आहे की 2/3 कुठल्या तरी पक्षामध्ये विसर्जित व्हायलाच पाहिजे, ते विसर्जित झालेले नाही। त्याच्यामुळे ते घटनेच्या नुसार जे काही घटनातज्ञ माझ्याशी बोललेत त्यानुसार ते अपात्र ठरवले गेलेच पाहिजेत, अशी एक घटनेच्या मध्ये जी काही नमूद केलेली कलम आहे त्यानुसार जे लिहिले त्याप्रमाणे हे व्हायला पाहिजे। आता त्याच्या आधी निवडणूक आयोगाने ही घाई करण्याची काय गरज होती? मधल्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने निवडणूक आयुक्त नेमले गेले ती प्रशांत भूषणनी एक केस केलेली आहे आणि त्यातले एक वादग्रस्त आयुक्त ह्या 3 आयुक्तांमधले एक आयुक्त आहेत। जर मी चुकत असेल तर मी माफी मागेन, पण जर मी बरोबर बोलत असेल तर हा प्रश्न सगळ्यांनी विचारला पाहिजे की ज्यांच्या नेमणुकीवरती प्रशांत भूषण यांनी केस दाखल केलेली आहे की घाईघाई त्यांची नेमणूक कशी काय केली? बरी नेमणूक झालेली आहे, निवड नाही। म्हणजे आपल्या लोकशाहीचं सर्वात मोठं एक दुर्दैव असं आहे की पक्षांतर्गत